Hello students, this is Parveen Solanki from PL Shroff College. Friends, today I am going to discuss with you the remaining points of principles or concepts of accounting or bookkeeping. Okay. Now friends, as in our last lecture we had a discussion about the going concern concept. Going concern concept मतलब ऐसा concept है, इस concept के अंदर ये explain किया गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन किसी भी हालत में बिजनेसमैन का जो बिज़नेस है वो कंटिन्यू चालू ही रहेगा और कोई भी बिजनेसमैन बिज़नेस बंद करने के इंटेंशन से कभी भी बिज़नेस स्टार्ट नहीं करता. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इट इज़ एज्यूम्ड दैट बिजनेस विल बी कैरिड आउट इनडेफिनेटली, मीन्स बहुत लंबे समय के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए बिजनेस चलाया जाएगा. ओके, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर एंड according to the business transactions are undertaken and recorded. Hence in this concept it is assumed that the business will continue for a long period of time. Okay, so going concern concept आपको ये explain करता है कि businessman business लंबे समय के लिए चालू रखने के इंटेंशन से, प्रॉफिट अर्न करने के इंटेंशन से बिजनेस स्टार्ट करता है. ओके, सो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. देन जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है रियलाइजेशन कंसेप्ट. फ्रेंड्स, रियलाइजेशन कंसेप्ट के अंदर आपको ये बताया जाता है कि जब तक आप कोई चीज़ रियलाइज़ आपको नहीं हो जाती है तब तक आप उस चीज़ को अपनी नहीं समझोगे. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपका सेल एक्चुअली हो जाता है और आपको आपकी इनकम रिसीव नहीं हो जाती है तब तक आप उस सेल को इनकम नहीं समझोगे. मतलब क्रेडिट जो है, उधार जो है, वो भले आपने क्रेडिट पे सेल किया है, सेल हो चुका है, लेकिन जब तक आपको वो कैश मिल नहीं जाती तब तक आप उसको इनकम नहीं समझोगे. ये रियलाइजेशन कंसेप्ट में बताया गया है. यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया गया है वो हम देखते हैं क्या कहा गया है रियलाइजेशन कंसेप्ट में. दिस realization concept, this accounting concept explains that the sale is supposed to be completed when the title and the possession of goods are passed from the seller to the buyer, and in exchange the payment is received by the seller from the buyer. Okay, revenue or income is considered to be earned on the date on which its actual payment is received. Okay, जब actual पेमेंट आपको मिल जाती है तभी आप उसको रिवेन्यू समझोगे, इनकम समझोगे. लेकिन सेल जैसे ही हो गया आप बोल सकते हो कि हाँ भाई क्रेडिट हो या कैश हो, भले सेल हो गया है, लेकिन इनकम या रिवेन्यू हम तब तक उसे नहीं कंसिडर करेंगे जब तक कि एक्चुअल में हमको वो इनकम कैश में मिल नहीं गई हो. ओके, यानी सेल तो हो जाता है भले क्रेडिट हो या कैश हो, लेकिन क्रेडिट सेल में जब तक आपको कैश मिल नहीं जाती तब तक आप उसको रिवेन्यू नहीं समझोगे, अपना इनकम नहीं समझोगे. ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है. इन बिजनेस देयर मे बी ए बिल्डिंग हुज परचेज प्राइस कॉस्ट shown at rupees 2 lakh. Now the market price of that building may be 10 lakh. Okay, एक बिल्डिंग है जिसका कॉस्ट प्राइस आपका 2 लाख है लेकिन अब उसकी मार्केट प्राइस 10 लाख है. ओके, इट डज नॉट मीन दैट द प्रॉफिट ऑफ 8 लाख इज़ रियलाइज. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 8 लाख का आपको प्रॉफिट हो गया है. ओके, सच प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ओके, यानी देखो पहले मार्केट प्राइस, उस कॉस्ट प्राइस जो है उस बिल्डिंग की वो 2 लाख थी, लेकिन अब वो 10 लाख हो गई. तो आप समझोगे कि भाई ये 8 लाख जो है वो मार्केट की वैल्यू बढ़ गई, मार्केट वैल्यू उस बिल्डिंग की, तो 8 लाख मेरा प्रॉफिट हो गया. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं. रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपको कोई भी इनकम रियलाइज़ नहीं हुई है, मिली नहीं है अभी तक, इसलिए आप उसको प्रॉफिट नहीं समझ सकते. ठीक है, सो रियलाइजेशन कंसेप्ट के अंदर आपको ये बताया गया है कि जब तक आपको रेवेन्यू या इनकम एक्चुअल में मिल नहीं जाता तब तक आप उसको अपना इनकम नहीं या प्रॉफिट नहीं समझ सकते. ठीक है, देन नेक्स्ट कंसेप्ट है एक्रूवल कंसेप्ट. नाउ दिस अकाउंटिंग कंसेप्ट स्टेट्स दैट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड when they are earned and not when they are received. ओके, जब हमें रेवेन्यू अर्न हो जाएगा
ओके, तब हम अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंदर रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं. सिमिलरली कॉस्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड सून एज दे आर इनकर्ड. ओके, यानी जब हम कोई चीज़ का खर्च करते हैं, किसी चीज़ की कॉस्ट हम पर आ जाती है, हमको पे करनी पड़ती है, तो वो हम इमीडिएटली उसको कॉस्ट कंसिडर करते हैं, नॉट व्हेन दे आर पेड. यानी हम जब पे करेंगे तब हमें कॉस्ट पे करनी है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं समझेंगे. ओके, सो एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है दिस अकाउंटिंग कंसेप्ट एनेबल्स द अकाउंटेंट्स टू मेजर द इनकम फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड. ओके, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपको इनकम का मेजरमेंट करने के लिए एक अकाउंटेंट को हेल्प मिलती है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड बाय कैलकुलेटिंग द difference between the revenue recognition in that particular period and expenses incurred to earn that revenue. Okay, so accrual accounting is a basic accounting concept used in preparation of trading account. Okay, profit and loss account and balance sheet. फ्रेंड्स, एक्रूअल कंसेप्ट, एक्रूअल मतलब आउटस्टैंडिंग. जब भी कोई चीज़ हमारी देने की बाकी है या लेने की बाकी है तो वो होता है आउटस्टैंडिंग. ओके, सो एक्रूअल कंसेप्ट को हमें कंसिडर करना ज़रूरी है. जब भी हमारा कुछ किसी को आउटस्टैंडिंग रह गया है, किसी को देने का बाकी है, तो वो भी एक्रूअल कंसेप्ट में आएगा, और किसी से लेने का बाकी है तो वो भी आउटस्टैंडिंग एक्रूअल कंसेप्ट के अंदर ही कंसिडर होता है. जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी हमें सैलरी देने की या वेजेस देने का आउटस्टैंडिंग होता है, तो वो एक्रूअल कंसेप्ट के अंडर कवर होता है. और कभी कभी हमें किसी से सैलरी लेने की बाकी होती है या वेजेस लेने का बाकी होता है, तो वो भी एक्रूअल कंसेप्ट के अंदर कवर होता है. ओके, नाउ यहाँ पर जो एग्जांपल दिया हुआ है वो आप रीड करके उस कंसेप्ट को आपको समझना है. ओके, नाउ जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है ड्यूअल एस्पेक्ट concept. Now this accounting concept explains that this accounting concept states and explains that every business transaction has two aspect. Okay, हम डबल एस्पेक्ट देखा था ना, डबल एंट्री सिस्टम के हर एक अकाउंटिंग का जो ट्रांजेक्शन है उसके डबल इफ़ेक्ट्स होंगे. ओके, सो ये जो डबल एंट्री सिस्टम का जो सिस्टम है वो हम इस कॉन्सेप्ट के अंडर वो फॉलो करते हैं. ओके, सो हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफ़ेक्ट होते हैं. ओके, वन इज़ डेबिटेड, वन इज़ क्रेडिटेड. तो जो डबल एंट्री सिस्टम जो है वो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड करती है. नेक्स्ट कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ डिस्क्लोजर. फ्रेंड्स, कंसेप्ट ऑफ डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मतलब डिस्क्लोज करना, बताना, ओपन करना, खुला करना. तो कंसेप्ट ऑफ डिस्क्लोजर में आपको ये बताया गया है कि बिजनेस के अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, वो सारे इम्पॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट्स जो होंगे वो आपको डिस्क्लोज करने हैं, एक्सप्लेन करने ही है. ओके, एक अकाउंटेंट को सारे जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ डिस्क्लोजर के अंदर फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करना मस्ट है, कंपलसरी है. ओके, क्यों? क्योंकि जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको जब चाहे तब वो एक्सेस कर सकती है, इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करना ज़रूरी है. तो ये जो डिस्क्लोजर कंसेप्ट है अकाउंटिंग का, इसकी वजह से क्या होता है कि बिज़नेस के अंदर एक तरह से ट्रांसपेरेंसी रहती है कि आपके जो भी स्टेक होल्डर्स रहते हैं, यानी जिनका इंटरेस्ट है आपके बिज़नेस के अंदर, उनको सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर मिल जाती है. ओके, डिस्क्लोज की जाती है. अगर ये डिस्क्लोजर नहीं होता तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके, सो डिस्क्लोजर कंसेप्ट में आपको ये बताया गया है कि सारी इम्पॉर्टेंट मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो है, मटेरियल फैक्ट्स जो है वो आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है. देन नेक्स्ट कंसेप्ट है मटेरियलिटी कंसेप्ट. फ्रेंड्स, मटेरियलिटी कंसेप्ट जो है, इस कंसेप्ट के अंदर आपको ये बताया गया है मटेरियल मीन्स रिलेटिवली इम्पॉर्टेंट. हर वो चीज़ भले छोटी सी छोटी क्यों ना हो, लेकिन वो बिज़नेस के लिए अगर इम्पॉर्टेंट है तो आपको उसे हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है. ओके, हर वो चीज़ जो बहुत निग्लिजिबल होगी, बहुत ही छोटी सी होगी, लेकिन उसका पता होना ज़रूरी है.
जिसका जिसका इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, रिलेटिवली इम्पॉर्टेंट है, वो सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भले ही वो कम मॉनेटरी वैल्यू की हो, लेकिन फिर भी वो बिज़नेस के लिए मटेरियलिस्टिक है, इम्पॉर्टेंट है, रिलेटिवली बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है। ओके, सो इस कंसेप्ट के अंदर आपको ये बताया गया है कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो एनी हाउ आपको डिस्क्लोज करनी ही है। नेक्स्ट कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकग्निशन। फ्रेंड्स, रेवेन्यू implies the gross inflow of cash. ओके, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, बिजनेस के अंदर जो कैश रिसीवेबल होती है और अदर considerations arising in the course of ordinary activities of the business. This accounting principle is mainly related with the revenue being recognized. The income statement of the organization. ओके, सो रिवेन्यू रिकग्निशन जो है इस कंसेप्ट के अंदर आपको रिवेन्यू को रिकग्नाइज करना, जो भी इनकम हो रही है, जो भी कैश का इनफ्लो हो रहा है बिजनेस में, उसको आपको अकाउंटिंग के अंदर मेंशन करना है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अमाउंट रिसीव्ड on the sale of goods after rendering services and after using resources by the other enterprises. Receiving or yielding interest, royalties and dividends are considered as revenue of the business. Revenue is recognized in the Revenue is recognized in the period in which it is earned, irrespective of the fact whether it is received or not ड्यूरिंग दैट पीरियड। ओके, जब एक्चुअली आपको रेवेन्यू रिसीव होता है तो उस पीरियड में आपको वो रेवेन्यू मिला है, ऐसे आप अकाउंटिंग के अंदर उसकी ट्रीटमेंट करोगे, उसकी जो भी कुछ एडजस्टमेंट होगी वो आपको उसके अकॉर्डिंग करनी होगी। ओके, सो रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल के अंदर आपको ये बताया गया है कि जो भी कोई आपकी अगर सेल होती है तो जब उसका कैश फ्लो आपको आपके हाथ में आता है तो वो आपको कंसिडर करना है। ओके, सो रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल में आपको रेवेन्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। रेवेन्यू मीन्स इनकम। ओके, नेक्स्ट है मैचिंग कॉस्ट कंसेप्ट। नाउ मैचिंग कॉस्ट कंसेप्ट जो है, दिस कंसेप्ट सजेस्ट दैट व्हाइल डिटरमाइनिंग exact or accurate profit or income, we have to compare or match the revenue of the business with the cost. जब हमें एक्चुअल प्रॉफिट के बारे में कैलकुलेशन करना होता है तो हमें कॉस्ट और रेवेन्यू इसका कंपैरिजन करना ज़रूरी है, तभी जाके हमको पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है। ओके, सो मैचिंग कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर आपको किसी भी पर्टिकुलर जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है और वो रेवेन्यू एक्वायर होने में आपने कितना कॉस्ट लगाया है, इन दोनों का कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है, इनको मैच करके देखना ज़रूरी है। जब तक आप मैच करके नहीं देखोगे तब तक आपको प्रॉफिट या लॉस की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सो मैचिंग कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर ये बताया है कि आपको कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों को कंपेयर करना है, दोनों को मैच करके देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बिल्डिंग की कॉस्ट आपने जब खरीदी थी बिल्डिंग तो 2 लाख की थी और बाद में जब आपने उसे बेच दिया तो आपको 10 लाख में वो बिक गई, सेल हो गई, तो आपको रिवेन्यू हो गया 10 लाख का। तो अब 10 लाख का रिवेन्यू हुआ, इसका मतलब 10 लाख का प्रॉफिट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कॉस्ट के साथ मैच करके देखना पड़ेगा कि वो 10 लाख की जो जो बिल्डिंग है वो आपने 2 लाख के कॉस्ट में ख़रीदी थी, तो 2 लाख और 10 लाख का डिफरेंस जो है वो 8 लाख है। तो जब आपने अभी सेल किया है तो अब आपको जो रियलाइजेशन हुआ है, जो रेवेन्यू मिला है, वो 8 लाख का आप उसको प्रॉफिट मान सकते हो। ये प्रॉफिट 8 लाख का कब पता चला आपको? जब आपने एक्चुअल में इसको मैच करके देखा कि कॉस्ट कितनी थी और सेल करने के बाद उसकी प्राइस आपको कितनी मिली, रेवेन्यू कितना मिला। ओके, तो आपका टोटल रेवेन्यू 10 लाख का भले हो लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट कितने का हो गया आपका 8 लाख का। ठीक है, तो ये प्रॉफिट कब मिला? जब आपने कॉस्ट को और रेवेन्यू को मैच करके देखा, तभी आपको ये पता चला कि आपको प्रॉफिट कितना मिला है। ठीक है, सो ये मैचिंग कॉस्ट कंसेप्ट के अंडर आपको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, सो इन दिस वे हमने सारे जो
अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है ये यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। ओके, सो हमने टोटल लास्ट लेक्चर में और आज के लेक्चर में जो टोटल हमने दोनों लेक्चर्स के अंदर कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। पहला कॉन्सेप्ट था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसके अंदर आपको ये बताया गया है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट था मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अंदर आपको ये बताया गया है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन जिसकी मनी वैल्यू नहीं होती है तो वो आप अकाउंटिंग के अंदर उसकी कोई मायने नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, अगर आपको अकाउंट्स के अंदर कुछ एंटर करना है, कुछ लिख कर रखना है, तो उसकी मनी वैल्यू होना ज़रूरी है। तीसरा जो कंसेप्ट है वो है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर आपको ये बताया गया है कि जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कोई भी एंट्री अगर पास करते हो या कोई भी चीज़ नोट करके रखते हो तो आपको उसे कॉस्ट के बेसिस पे करके रखना है। आप उसकी मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करोगे। जब भी आप कोई चीज़ खरीदोगे तो आप उसको कॉस्ट वैल्यू के ऊपर उसकी एंट्री करोगे। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब होता है कि आप जो भी कोई पॉलिसी फॉलो करोगे, जो भी कोई मेथड आप फॉलो करोगे, जो भी कोई सिस्टम आप फॉलो करोगे बिजनेस के अंदर कैलकुलेशन करने के लिए, तो वो आप कंसिस्टेंटली लंबे समय के लिए बिजनेस के अंदर वही स्ट्रेटेजी जो है वो लंबे समय के लिए चालू रखोगे। आज एक की कल दूसरी की ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो वो होता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। उसके बाद कॉन्जर्वेटिव कंसेप्ट में आपको ये बताया गया है कि बिजनेसमैन को हमेशा कॉन्जर्वेटिव रहना है। आपको जो लॉस होने वाला है फ्यूचर में उसकी प्रोविज़न पहले से ही करके रखनी है, उसके बारे में पहले से तैयार होकर रहना है। लेकिन अगर प्रॉफिट है तो जब तक प्रॉफिट एक्चुअली आपके हाथ में नहीं आ जाता तब तक आपको खुश नहीं होना है। जब एक्चुअल में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा तब आप उसके बारे में कुछ भी डिसीजन ले सकते हो या आप उसे एंजॉय करने के बारे में सोच सकते हो। लेकिन जब तक आपको प्रॉफिट एक्चुअली नहीं मिल जाता तब तक आप उसे प्रॉफिट नहीं मानोगे। लेकिन लॉस अगर हुआ भी नहीं है तो भी आप उसकी पहले से ही प्रिपरेशन करके रखोगे। ये आपको कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट में एक्सप्लेन किया गया है। ओके, देन सिक्स्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेसमैन जब भी कोई बिजनेस करता है तो वो बिजनेस लंबे समय के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चालू रखेगा, इस इंटेंशन से बिजनेस स्टार्ट करता है। ओके, सो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में आपको ये बताया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट के अंदर आपको ये बताया गया है कि जब भी आपको कोई चीज़ एक्चुअली में रियलाइज, रेवेन्यू जब तक आपको एक्चुअल में मिल नहीं जाता तब तक आप उसको आपका इनकम, आपका रेवेन्यू नहीं समझोगे। ओके, सो जब तक आपको रेवेन्यू मिल नहीं जाता तब तक वो आपका रेवेन्यू या आपका इनकम नहीं है। जैसे ही आपको वो एक्चुअल में आपके हाथ में आ जाएगा तब वो आपका रेवेन्यू या इनकम कहलाएगा। एक्रूवल कंसेप्ट मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में यहाँ पे इस कंसेप्ट के अंदर प्रोविज़न की गई है कि आपको जो भी कोई चीज़ एक्रूवल है, आउटस्टैंडिंग है, उसके बारे में भी बिजनेस के अंदर एडजस्टमेंट्स करके रखनी होती है। ओके, और नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जिसके अंदर आपको ये बताया गया है कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ओके, देन नेक्स्ट कंसेप्ट है डिस्क्लोजर कंसेप्ट। डिस्क्लोजर कंसेप्ट के अंदर आपको ये बताया गया है कि बिजनेस के अंदर हर एक इन्फॉर्मेशन, छोटी हो या बड़ी, आपको उसे मेंशन करना है, आपको उसे डिस्क्लोज करना है, सो दैट जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं, वो आपके बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। मटेरियलिटी कंसेप्ट के अंदर आपको ये बताया गया है कि हर एक छोटी सी छोटी बात जो मटेरियल है, मटेरियल वैल्यू रखती है, उस इंफॉर्मेशन को आपको बिजनेस के अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर कंसिडर करनी है। उसको जो रिलेटिवली इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको आपको बिजनेस के अकाउंटिंग में मेंशन करना है। रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल जो है, इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि जब भी कोई आपको रेवेन्यू मिलेगा, ओके, तो वो जैसे ही आपको रेवेन्यू जनरेट हो जाता है तब आप उसको अपना रेवेन्यू कंसिडर करोगे। आपकी इनकम, जो कैश फ्लो आपके पास आ जाता है, तभी आप उसको रेवेन्यू समझोगे। ओके, जो अमाउंट रिसीव होती है आपको सेल करने के बाद, तो जो भी कुछ आपको मिल रहा है वो आपके बिज़नेस का रेवेन्यू है। और वो जो रेवेन्यू है वो पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है, वो जस्ट आपके टर्नओवर से आपको रेवेन्यू रिसीव हुआ है। जब आप उसको कंपेयर करोगे कि कितना आपको खर्चा हुआ है उस रेवेन्यू को जनरेट करने में, तब आपको प्रॉफिट पता चलेगा। और लास्ट है मैचिंग कॉस्ट कंसेप्ट। और मैचिंग कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर फ्रेंड्स आपको ये बताया गया है कि आप जब भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोगे तो आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये पता करने के लिए आपको
कॉस्ट के साथ और रेवेन्यू के साथ दोनों को आपस में मैच करके देखना होगा, कंपैरिजन करना होगा, तभी आपको एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस का पता लग सकता है। ओके, सो इस तरह से हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है ये आज कवर किए हैं। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप गूगल मीट में हमारा जो लेक्चर होगा उसके अंदर आप मेरे से वो डाउट क्लियर करके ले सकते हो। आई होप you might have understood whatever I have explained. Thank you.